आज मैं क्लास 11 के फिज़िक्स का पहला लेक्चर डालूँगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लास 11 जो है उसकी जो फिज़िक्स है उसको टोटली 7 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से जो 7 कैटेगरी है उसमें पहली कैटेगरी मैकेनिक्स की आती है, फिर दूसरी कैटेगरी में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आता है, जो थर्ड ग्रुप है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। फिर नेक्स्ट ग्रुप में ऑप्टिक्स है, फिर मॉडर्न फिजिक्स एंड सॉलिड एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये टोटल 7 ग्रुप्स में जो है वो क्लास 11 के फिज़िक्स को डिवाइड कर दिया गया है, और हर ग्रुप को जो कि सिमिलर का कैटेगरी की प्रॉपर्टीज़ को रखता है उस चैप्टर को उसके अंदर में इंक्लूड किया गया है। जैसे अगर हम देखें तो मैकेनिक्स के अंदर में हमें यूनिट एंड डायमेंशंस को पढ़ना होता है, काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शंस हैं, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन एंड प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन, वेव एंड साउंड वेव्स। तो ये जो टोटल यहाँ पे हमको 8 चैप्टर हैं वो मैकेनिक्स के अंदर में पढ़ना होता है। तो जो दूसरा ग्रुप है जिसको कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के नाम से जानते हैं, उसके अंदर में मेनली 4 टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है: हीट ट्रांसफ़र, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट फिनोमेना एंड थर्मोडायनामिक्स। फिर जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है, इसमें 2 चैप्टर को रखा गया है: लिक्विड एट रेस्ट एंड फ्लो ऑफ लिक्विड एंड विस्कोसिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगला होता है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर में टोटली 4 चैप्टर्स को रखे गए हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ना होता है, मैग्नेटोस्टैटिक को पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिक करंट, और फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट भी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंडर आता है। फिर कुछ 2 चैप्टर को ऑप्टिक्स में बांटा गया, जिसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। फिर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में 3 चैप्टर को रखा जाता है: एटॉमिक फिजिक्स होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, और फिर रिलेटिविटी है। और सॉलिड एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक ही चैप्टर है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से जाने जाते हैं। तो क्लास 11 के लिए फ़िज़िक्स में हम आपको सबसे पहला लेक्चर देंगे। जो हमारा सबसे पहला लेक्चर होगा वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का होगा, जिसके अंदर मेनली 4 टॉपिक्स होते हैं: इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। जो 4 टॉपिक्स को मैं अपने 4 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, तो आप चारों लेक्चर कंप्लीट देखें ताकि पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द फिनोमेना एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेशनरी और स्लो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस विथ नो एक्सीलरेशन। यहाँ पे कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम उस फिनोमेना का डील करते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेशनरी और स्लो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं, ऐसे चार्ज के बारे में जिसके अंदर में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा या फिर स्लो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे, तो हम उन सबको विथ नो एक्सेलरेशन के साथ में, और उनमें अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ऐसी सारी चीज़ों को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में रखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहला एक रूल्स दिया जाता है, चार्ज से रिलेटेड रूल है, जिसको कि कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ अपने लॉ में क्या कहते हैं कि कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस बॉडी is directly proportional to the product of their charges and varies inversely as the square of the distance between the two bodies। तो अब यहाँ पे है कि कूलम्ब जो है वो कूलम्ब क्या कहते हैं, तो कूलम्ब अपने इसमें कहते हैं यहाँ पे कि अगर
कोई भी दो बॉडी है तो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके बीच में होता है, चाहे वो फोर्स हमारा रिपल्शन का फोर्स हो या फिर फोर्स हमारा अट्रैक्शन का हो, दोनों फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो कहता है कि अगर किसी भी दो चार्ज्ड बॉडी है तो उसके बीच में अट्रैक्शन के फोर्स लग सकते हैं या फिर रिपल्शन के फोर्स लग सकते हैं। जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो वो वेरीज करेगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज्ड बॉडी। कि जो दो चार्ज्ड बॉडी होगा वो दो चार्ज बॉडी के बीच में जितना डिस्टेंस वो बढ़ाएंगे तो उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन उस दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने Q1 एंड Q2 दो चार्ज बॉडी लिया है, तो यहाँ पे दो चार्ज बॉडी है, एक Q1 है एक Q2 है। तो अब उस दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा या फिर रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फोर्स होगा वो कैसे दिया जाता है, तो कूलम्ब्स ने अपने लॉ में बताया कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज्ड बॉडी, इट मीन्स द Q1 इंटू Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो फोर्स हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के। यहाँ पे एक जो है कोलम्बिक कांस्टेंट है जो कि प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को इक्वलिटी सिंबल से कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो के एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है वो लगभग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जिसके वैल्यूज जो हैं लगभग 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है इन फ्री स्पेस की अगर बात हम करते हैं तब। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं दूसरी चीज़ें, जैसे कि कोई जो कूलम्बिक फोर्स है हमारा, उससे आगे यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है एक टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो वही रिलेटिव परमिटिविटी है कि द रिलेटिव परमिटिविटी जिसको यहाँ पे एप्सिलॉन से दिखाया जाता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो। ये क्या है, रेशियो को डिफाइन करता है। किसके बीच का रेशियो होता है, तो बिटवीन इट्स परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन एंड द परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऑफ द फ्री स्पेस। तो यहाँ पे उस मीडियम का जो परमिटिविटी होगा एप्सिलॉन, और जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, तो उस एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होगा वो रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा उस स्पेस के लिए और उस मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से दिखाएं, क्योंकि आर से रिलेटिव परमिटिविटी को दिखाएं, एप्सिलॉन से परमिटिविटी को दिखाया जाता है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये हमारा, ये जो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट है ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। एक यहाँ पे आता है कूलम्ब फोर्स, जैसे कि अभी हमने देखा है, लेकिन कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर उसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखें, वेक्टर के फॉर्म में लिखें, क्योंकि फोर्स होना चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो चूँकि क्या है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम उसको लिखेंगे तो यहाँ पे अगर हम बॉडी को बताएंगे कि एक चार्ज बॉडी Q1 है, तो Q1 के जरिए जो Q2 पे फोर्स लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे F12 लिखा जा रहा है, ताकि ये जो Q1 है, Q1 जो है वो Q2 पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा दोनों बॉडी के बीच का Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और R21 वेक्टर, मतलब जो 21 ये वेक्टर है, एक R यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर ये मैं अपने वेक्टर के लेक्चर में मैं इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर कूलम्बिक फोर्स को एक वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे जो कि फोर्स एक वेक्टर होता है, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर जो Q1 Q2 का प्रोडक्ट है ग्रेटर देन 0 है और RHS इज़ पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर देखिएगा जो राइट हैंड साइड का है ये हमारा, वो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए Q1 Q2 चेंजेस टू 2 1 एंड 1 2। ठीक है, तो रिलेटिव जो रिलेशन यहाँ पे दिखाया गया है वो इसलिए है। तो यहाँ पे अगर हम अब दूसरी चीज़ें बोले यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या है, चार्ज किसी भी बॉडी के लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है।
तो चार्ज जो है एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर सीजे सिस्टम में देखा है कि Q इक्वल्स टू +1 स्टेट मतलब स्टेट कूलम है, जिसको कि यहाँ पे स्टैटिक कूलम्बिक चार्ज बोलेंगे। SI यूनिट जो हो जाएगा वो यहाँ पे कूलम्ब है। चार्ज की SI यूनिट जो है वो कूलम्ब होती है। चार्ज की SI यूनिट कूलम्ब होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो कि इससे पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज की जो SI यूनिट है वो कूलम्ब होता है। यहाँ पे एक रिलेशन है बिटवीन द कूलम्ब एंड द स्टैटिक कूलम्ब। यहाँ पे देखेंगे 1 कूलम्ब जो है 3 × 9 और 10⁹ स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है, जबकि 1 कूलम्ब जो है 1/10 F कूलम्ब के बराबर होता है, जो EMU ऑफ चार्ज होता है। तो ये इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा डिटेल्स। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज सेपरेटली बाय सम ऑफ द डिस्टेंस अपार्ट in free space to the force between the same two charges separated by the same distance apart in that medium। तो इस मीडियम में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम डिफाइन करते हैं एक मीडियम में एप्सिलॉन आर से, कि जो वो एक रेशियो होता है, फोर्स के बीच का रेशियो होता है जो दो चार्ज के बीच में लगता है, जो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बन रहा है हमारा, ये जो एप्सिलॉन नॉट है तो ये एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, जो कि एप्सिलॉन क्या होगा वो उस मीडियम की परमिटिविटी होगी और एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होगी। तो ये हमारा F1/F2 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे अगर हम चार्ज को देखेंगे तो चार्ज यहाँ दिखा रहा है कि एक लाइन चार्ज होता है, सरफेस चार्ज होता है एंड वॉल्यूम चार्ज होता है। हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के चार्जेस के बारे में हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे, जिसमें पहला होगा कि लाइन चार्ज होगा। लाइन चार्ज को लेमडा से स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे लाइन चार्ज को लेमडा से स्टार्ट किया जाता है। तो ये यहाँ पे लेमडा दिख रहा होगा। तो ये हमारा लाइन चार्ज जो कि Q/L लेंथ के इक्वल होता है। जो चार्ज उसके टोटल लेंथ पे जितने चार्ज होंगे और टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे, मतलब रेशियो निकालेंगे टोटल चार्ज और टोटल लेंथ का, तो वो हमारा जो है लाइन चार्ज आएगा। सरफेस चार्ज में देखेंगे कि टोटल चार्ज बाई उस सरफेस के एरिया से निकालेंगे, चाहे वो एरिया जिस टाइप का हो, रेक्टेंगल होंगे तो उनके एरिया रेक्टेंगल के फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर उनका जो है सरफेस सर्कुलर होगा तो सर्किल के एरिया का फॉर्मूले से उसका एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो जो टोटल चार्ज है और जो टोटल वॉल्यूम होगा उस शेप के ऊपर में वॉल्यूम डिपेंड करेगा हमारा, कि वहाँ पे हमारे वॉल्यूम क्या है। तो ये हमारे 3 तरह के चार्ज हमारे पास आ जाएंगे, जो कि चार्ज हमारे होंगे लीनियर चार्ज होगा, सरफेस चार्ज होगा और फिर वॉल्यूम चार्ज होगा। और यही चार्ज जो है हमें इम्पोर्टेंट होगा आगे। इस पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस 3 चार्ज के बारे में, जो कि लीनियर चार्ज है, सरफेस चार्ज है और वॉल्यूम चार्ज है, उसको याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कि द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्ट्रेंथ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो मेज़र किया जाता है एक फोर्स से, एक्सपीरियंस से। कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो एक्सपीरियंस्ड बाय जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट द पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, it is where the free of the move। कि electric field is nothing but it is the force experienced by a particle or the positive charges placed in the electric field।
कि जब भी एक पॉजिटिव चार्ज को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो हमारा पॉजिटिव यूनिट चार्ज होता है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है उसके ज़रिए फील्ड बनाता है और वो वहाँ पे उसको एक्सपीरियंस करता है जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताएं तो इलेक्ट्रिक चार्ज उसे कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड को विक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इस पे वेक्टर के सिंबल हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारा फोर्स है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा तो वही हमारा कहलाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है हमारा फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डिफाइन करता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पे एक की कांस्टेंट लगेगा जो कि Q/r² के इक्वल होगा। चूँकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वहाँ पे रिपल्सन या अट्रैक्शन का जो फोर्स लगता है वो Q/r² के बराबर लगता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम्ब होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी और यहाँ पे जो हमारा चार्ज है चार्ज की यूनिट कूलम्ब होगा। तो ये हमारा न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा। तो ये हमारा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी। या फिर अगर दूसरी यूनिट में अगर हम बोले तो जूल में भी मेज़र कर सकते हैं। तो जूल पर कूलम्ब मीटर हो सकता है, जूल पर कूलम्ब मीटर हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो है न्यूटन पर कूलम्ब होगा या फिर जूल पर कूलम्ब पर मीटर होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे उसके यूनिट के बारे में। तो आगे की जो चीज़ें हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि कोई भी एक कंडक्टिंग वायर है उसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो जो है वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैसे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं एक्चुअली, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस के बारे में। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस देखेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द पाथ, ए स्ट्रेट पाथ और द कर्व पाथ along with the unit positive charge is us to move। जब उसे मूव कराएंगे एंड देन क्या होगा कि फ्री टू डू सो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे फोर्स को बोलते हैं कि जो लाइंस में चलता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो इलेक्ट्रिक लाइंस की वजह से बनता है। जैसा यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है एक नेगेटिव चार्ज है हमारे पास में और एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज की डायरेक्शन है तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है हमारी, यहाँ पे देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण दो पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन की वजह से जो यहाँ पे बनती है वो आउटवर्ड बन रहा है, क्योंकि ये सब के डायरेक्शन जो है वो बाहर में, ये सारे आउटवर्ड डायरेक्शन में बन रहे हैं, ये सारे आउटवर्ड डायरेक्शन में बन रहे हैं। लेकिन वही यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इनवर्ड का डायरेक्शन है जबकि पॉजिटिव चार्ज की तरफ आउटवर्ड का डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे हम दोनों नेगेटिव चार्ज ले लें तो नेगेटिव चार्ज अगर हम ले लें यहाँ पे तो दोनों नेगेटिव चार्ज में हम देखेंगे अगर यहाँ पे दोनों नेगेटिव चार्ज हमारे पास हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज में जो होगा वो टोटली जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाते हैं। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी बन रही है उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना है कि जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्लास 10 में होती है, पढ़ना होता है और 12 में भी पढ़ना होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, द लाइन ऑफ द फोर्स आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर एंड आर डायरेक्टेड टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज ऑफ ए कंडक्टर।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या करता है, यहाँ पर से उसका डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ से, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज से जो है यहाँ पे निकल रहा है और ये लाइनें जो है जाकर के नेगेटिव चार्ज में इन कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे इन कर रहा है। तो ऐसी सारी इनफाइनाइट लाइन से होंगी जो यहाँ पे इन कर रहा है। तो ये यहाँ पे देखते एक चीज़ तो ये हो जाती है प्रॉपर्टी इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है कि ए लाइन ऑफ फोर्स स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट एट द नेगेटिव चार्ज, this significant line of force start from either potential और end of the lower potential। तो ये जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे हायर पोटेंशियल से स्टार्ट होकर के लोअर पोटेंशियल पे एंड हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये पॉजिटिवली चार्ज में है तो ये क्या करता है आउटवर्ड में हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। इससे आगे हमारा एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मेज़र कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फील्ड में डायरेक्शन होते हैं और मैग्नीट्यूड भी होता है, इंटेंसिटी को मेज़र किया जाता है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसकी क्वांटिटी मेज़र करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² के बराबर होगा, जो कि याद रखना ज़रूरी है। इसका जो डेरिवेशन होगा वो डेरिवेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए इसका लेक्चर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो ये तो एक पॉइंट चार्ज के कारण हो गया कि ये हमारा एक पॉइंट चार्ज की वजह से हो गया, लेकिन हम लोगों ने 3 तरह के चार्ज पढ़े हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग एक देखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये एक लीनियर लाइन है, एक कंडक्टर है जो कि L लेंथ रखता है। तो इसके क्रॉस में अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो ये यहाँ से देखिएगा कि एक पॉइंट P ले लिए है। तो वहाँ पे हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है इस पॉइंट P पे जो है वो कितना है। ये पॉइंट P जो है हमारा, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी कितना होगी, ये जो कंडक्टर है इसकी वजह से। क्योंकि ये जो हमारा कंडक्टर है इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, इस कंडक्टर का लेंथ L है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं जहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करते हैं, जो dx है। और यहाँ पे और मान करके चलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है टोटली यहाँ से वो डिस्टेंस यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस x है। मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक जो हमारा कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है और उससे p दूरी पे हम लोग वहाँ पे एक पॉइंट P है जहाँ पे कोई सब्सटेंस रखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट P पे जो है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे लग रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन पे, तो एक्सियल लाइन के लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/a प्लस L। ठीक है, तो लेमडा हमारा यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक एक्सियल पॉइंट पे, तो एक्स पॉइंट से देखें तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/y माइनस 1/√L² प्लस y², और ये हमारा एक्सियल लाइन y का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक रिंग पे देखेंगे तो रिंग पे अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ये हमारे पास दिख रहा होगा जो रिंग है। तो यहाँ पे रिंग है, तो इस रिंग पे देखेंगे एक पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने P ले लिया है। तो ये जो हमारा P पॉइंट है, ये P पॉइंट पे हमें दिखाना है कि इस सरफेस के कारण कितना लग रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि DE cos थीटा का एक फोर्थ लग रहा होगा, एक D डायरेक्शन का D साइन थीटा, और ये जो इसकी डिस्टेंस वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो r² प्लस x² का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये x के डिस्टेंस पे है, ये यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो एट एक्सियल पॉइंट पे ही ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन
कि वो एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर पे पावर 3/2 हो जाएगा। तीसरी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क के कारण जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल डिस्क के कारण, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल की वजह से जो यहाँ पे आ जाएगा, जो उसके आउटवार्ड में बनेगा शेल जो होगा उसके आउटवार्ड में 1/4πε0 और यहाँ पे Q/r²। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे जो इनवार्ड में बनेगा वो 0 बनेगा। तो कोई अगर शेल है तो शेल में अगर उसके इनवार्ड में अगर कोई पॉइंट रखते हैं तो उस पॉइंट पे वहाँ पे हमारा क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, तो 0 बनता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो सरफेस, ये स्फेरिकल शेल है तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेंगे क्योंकि गॉसियन सरफेस इसका स्फेरिकल हो जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे तो यहाँ पे जो आउटवार्ड में पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि ये है और ये पॉइंट पी जो है ये इसका आउटवार्ड में है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट पी लिया गया है ये पॉइंट पी जो है हमारा इनवार्ड में हो गया है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पी है ये इनवार्ड में है, जबकि ये हमारा आउटवार्ड में पॉइंट है। तो आउटवार्ड में पॉइंट है तो आउटवार्ड की जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा 1/4πε0 के बराबर बनेगा इंटू Q/r²। लेकिन इनवार्ड में जो हमारा बनेगा वो इनवार्ड के लिए जो हमारा बनेगा वो यहाँ पे हमारा 0 बनेगा। तो इनवार्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे 0 बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो ये यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनवार्ड में और आउटवार्ड में यहाँ पे टोटली यहाँ पे 3 सरफेस होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक इसका सा सरफेस होगा, एक इनर सरफेस होगा, एक वो शेल का होगा सरफेस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारा यहाँ पे बनेगा आउटसाइड पॉइंट पे 1/4πε0 Q/r² जितने चार्ज होंगे उस पर, इनसाइड में इनसाइड पॉइंट पे जो बनेगा 1/4πε0 और Q/r3 बनेगा जो उसके रेडियस होंगे। और यहाँ पे सरफेस पे जो बनेगा वो हमारा यहाँ पे 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो ये अलग अलग पॉइंट पे बनेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, क्योंकि इसका टोटल हम लोग अगर बोलेंगे उस पर इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट के लिए हम लोगों ने अलग से ऐड कर लेना है। तो टोटल ऐड करके जितने आ जाएंगे वो वहाँ पे इनवार्ड में बनेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर जो इनफाइनाइट लेंथ का होगा, इसके अंदर में लेमडा चार्ज होगा। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लेमडा चार्ज है, ठीक है। ये लेमडा चार्ज दिया हुआ है कि ये जो हमारा कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है हमारा में चार्ज है, चूँकि ये एक वायर टाइप का तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है। तो सिलेंड्रिकल शेप की वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो देखने के लिए इसका जो सरफेस है, इसमें चूँकि सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं 3 सरफेस होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये 3 सरफेस होगा। तो यहाँ पे 3 सरफेस होते हैं सिलेंडर में, ठीक है। ये सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं तो 3 सरफेस होने की वजह से यहाँ पर देखिए इसमें 2 सरफेस प्लेन सरफेस होता है। तो प्लेन सरफेस जो है सर्कुलर होगा, तो सर्किल का जो आपका एरिया आएगा πr² होता है, लेकिन इसका सर्कमफ्रेंस देखिए तो 2πr होता है। गॉसियन सरफेस जो है ये सरफेस गॉसियन सरफेस में देखेंगे तो फील्ड का जो है ये डायरेक्शन देखेंगे, तो इसमें 3 तरफ हमें फील्ड का डायरेक्शन लगेगा और ये टोटली जो है वो इसका हाइट हो जाएगा, जिसको कि हम h मानकर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आउटसाइड डायरेक्शन में जो सिलेंडर के लगेगा वो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड λ/2πε0r लगता है, जबकि इनसाइड में सिलेंडर के 0 लगेगा, क्योंकि वहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड के डायरेक्शन से 90 डिग्री पे है। तो cos 90 का वैल्यू जो है 0 हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो इनसाइड में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 0 होगा। आउटसाइड में जो होगा सिलेंडर के सरफेस पे वो सरफेस पे 0 होगा। यहाँ पे देखेंगे तो λ/2πε0 r के बराबर होगा
तो ये याद रखने की चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हैविंग द यूनिफॉर्म वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो आउटसाइड द सिलेंडर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही हो जाएगा। और इन साइड में तो मैंने बताया है कि रो बाई रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर इससे आगे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज सरफेस, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उस चार्ज सरफेस के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो कि प्लेन शीट होगा, ठीक है। वो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इन गैप में, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे हमने लिया है एक हमने यहाँ पे ये लिया है कि अगर मैं इसे देखूँ तो यहाँ पे दिखेगा कि ये हमारा एक सरफेस है, ये कंडक्टिंग सरफेस है, हमारा अप्रोचेस है। तो इधर से पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे देखेंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इसका बनेगा वो यहाँ पे बन जाएगा सरफेस चार्ज, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी और बाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज के कारण माइनस हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये टोटली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे उसके सम के इक्वल में आएगा। तो ये टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें एक प्लेन शीट पे अगर बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही अप्रोचेस करेगा। तो ये जो हमारा है वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए जो कि चार्ज सरफेस से पे होगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिट इनफाइनाइट चार्ज बोले, अगर अपोजिट होगा तो अपोजिट पॉइंट के कारण यहाँ पे जो फील्ड बनेगा आउटसाइड द चार्ज शीट वो हमारा बनेगा 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा इन बिटवीन द चार्ज शीट के बीच में वो बनेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो आएगा। तो वो यहाँ पे बनेगा ये। इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ द 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे जो है 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा पार्टिकल, और उसके बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होगा, और ये अपोजिट चार्ज रखते होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड जो है इनका इक्वल होगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वहाँ पे उसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसको यहाँ पे देखेंगे कि वो हमारा क्या कहला जाएगा, क्यू ए के बराबर होगा, जो उसके बीच में डिस्टेंस होगा और जो चार्ज होगा उसके बराबर हो जाएगा। उसी को हम लोग डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। तो यूनिट की अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट कूलम मीटर हो जाएगा, चूँकि चार्ज की यूनिट कूलम हो जाएगी और डिस्टेंस की मीटर हो जाएगी। स्टैटिक एसआई यूनिट की बात करें तो कूलम सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि नॉन एसआई यूनिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर एसआई की बात करें तो कूलम मीटर हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एनी पॉइंट पर हो सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट को देखने के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें होंगी, या तो वो पॉइंट एक्सियल लाइन से होगा या फिर वो एक्सियल लाइन से नहीं होगा तो वहाँ पे टॉर्क लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड आगे जितने भी टॉपिक होंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ग्रुप के चैप्टर हैं, टॉपिक्स हैं, तो हम उनको अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो में से कौन से टॉपिक्स बेहतर से समझ में आए हैं, और हमें आप अपने सजेशन दे सकते हैं ताकि अगला वीडियो मैं आपके सजेशन के मुताबिक बना सकूं, कि जिस टॉपिक का रिक्वायरमेंट होगा वो टॉपिक आप हमें कमेंट में ज़रूर डालिएगा ताकि मैं उस टॉपिक की आपके लिए वीडियो बना सकूं। जब तक आप इस वीडियो को देखिए, और नेक्स्ट वीडियो कल डालूँगा।